पसीने से तरबतर कामिनी जी ने पानी पीने के लिए डरते डरते एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन? अंदर से आवाज़ आई। 1 मिनट, खोल रही हूँ। कहते कहते एक लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। जी कहिए, किससे मिलना है? बेटा, एक गिलास पानी मिल जाएगा? मुझे पता नहीं था कि आज रिक्शा की हड़ताल है। मेरा घर थोड़ा दूर है, लेकिन गला सूख रहा है, बस इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई। इतनी धूप में पैदल चलकर प्यास लग गई। आगे चला नहीं जा रहा था। बाजार से सब्जी खरीदने आई थी, पानी साथ लाना भूल गई। लड़की ने ऊपर से नीचे तक कामिनी जी को देखा। भले घर की लग रही है, उसने सोचा, और बोली, ठीक है आंटी जी, अंदर आ जाइए, मैं पानी देती हूँ। जीती रहो बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, कहकर कामिनी जी सकुचाती सी गेट के अंदर प्रवेश कर गई। लड़की अंदर कमरे में चली गई थी। अगले ही पल लड़की ने आकर पुकारा, अरे आंटी, अंदर आ जाइए, इतनी धूप में बाहर क्यों रुक गई? कामिनी जी की तो चलते चलते टांगे भी कांप रही थी। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वो जल्दी से अंदर आ गई। 2 मंजिला सुंदर सा मकान था। कमरे में प्रवेश किया तो वो बैठक थी। सोफा सेट, एक साइड में दीवान, दीवार पर टीवी। काफ़ी करीने से सजी हुई बैठक में लड़की के आग्रह पर वो सोफे पर एक किनारे में बैठ गई। कामिनी जी की बैठते ही जैसे सांस में सांस आई। धूप और गर्मी की वजह से उसका चेहरा तप रहा था। यहाँ एसी की ठंडक से उसे बहुत राहत सी मिली थी। तभी लड़की ट्रे में एक गिलास पानी, एक गिलास में शरबत और एक प्लेट में नमकीन बिस्किट ले आई। एक हाथ में बिस्किट और नमकीन की प्लेट और दूसरे हाथ में पानी का गिलास कामिनी जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, आंटी, पहले आप एक बिस्किट लीजिए। इतनी धूप में बाहर से आते सीधे पानी नहीं पीते। माँ कहती थी कलेजे को लगता है और तबीयत बिगड़ती है, कुछ थोड़ा सा खाकर ही पानी पीना चाहिए। कामिनी जी ने बिना आनाकानी किए प्लेट से एक बिस्किट उठाकर मुंह में रखा और उस लड़की से पानी का गिलास लेकर गटागट पी गई। अब उसके सूखते गले को थोड़ी राहत मिली। अभी वो सोच ही रही थी, एक गिलास और ये ठंडा पानी मांग लेती हूँ, कि लड़की ने शरबत का गिलास उसके आगे बढ़ा दिया। लीजिए आंटी, इसे लीजिए, नींबू पानी है, थोड़ा आराम देगा। अरे नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस एक और गिलास ठंडा पानी दे दो। आपको शरबत से परहेज तो नहीं है ना? आई मीन शुगर की प्रॉब्लम वगैरह? नहीं, ईश्वर की दया से फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस सादा पानी मिल जाता। आंटी, ये भी तो पानी ही है, आप इसे लीजिए, मैं पानी और ले आती हूँ। कहते हुए वो जबरन शरबत का गिलास कामिनी जी को थमाकर और पानी लेने चली गई। कामिनी जी ने शरबत पिया। अंदर से जैसे थकान गुम हो गई और उन्हें काफ़ी तरोताज़ा सा फील हुआ। और लेगी पानी? उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। और नहीं बेटा, बस अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, खुश रहो। एक अनजान को इतना मान सम्मान देकर तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? जी, नीलिमा। वैसे सब मुझे नीलू कहते हैं। आंटी, आप अच्छे से बैठ जाइए, थोड़ा आराम करके जाइएगा, वो बोली। थैंक यू बेटा, बहुत प्यारा नाम है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, इस भरी दोपहरी में बिना जाने पहचाने मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाकर तुम्हें परेशान कर दिया, लेकिन तुमने तो ईश्वर रूप में मेरी इतनी मदद की। ईश्वर तुम्हें हर खुशी से नवाजे। कामिनी जी दिल से उस बच्ची को दुआएं दिए जा रही थी। आजकल का समय ऐसा है कि अनजान व्यक्ति के लिए कोई दरवाज़ा तक नहीं खोलता, लेकिन इस बच्ची ने तो अंदर बिठाकर इतनी आव भगत कर दी। कितनी संस्कारी बच्ची है। वैसे आपका घर है कहाँ? घर तो मेरा थोड़ा आगे जाकर जो दाएं हाथ गली है उसमें मुड़कर उसके अंदर ही अंदर फिर 2 गली छोड़कर मेरा घर है। दरअसल मैंने बाजार जाना था घर के लिए कुछ सब्जी खरीदने, तो मेरा बेटा दुकान पर जाते समय
मुझे बाजार छोड़ गया था अपनी बाइक से। जल्दबाजी में मैं अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई। मोबाइल होता तो उसे बुला लेती, वैसे तो फ़ोन नंबर याद रहते नहीं। बाजार में भी थोड़ी बड़ी भीड़ थी तो लौटने में देरी हो गई। सोचा था ऑटो कर लूँगी, लेकिन पता चला आज ऑटो रिक्शा की हड़ताल हो गई है, सो पैदल ही चल पड़ी। अब मैं चलती हूँ बेटा, थैंक यू बेटा। अरे आंटी, आप थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें, मैंने कौन सा बड़ा कुछ कर दिया। गर्मी धूप में राहगीर को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। ये हड़ताल भी अचानक हुई है। कुछ भाड़े को लेकर किसी ऑटो वाले का एक पैसेंजर से झगड़ा हुआ, कुछ मारपीट हो गई तो रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल कर दी है। अगर मैं घर में अकेली ना होती तो आपको स्कूटी पर छोड़ आती, बट अभी मेरी छोटी बहन ने कॉलेज से आना है, घर लोग देखकर परेशान हो जाएगी। आप रुक जाए, थोड़ी देर में वो आती है तो मैं आपको छोड़ दूंगी स्कूटी से। नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, तुमने तो वैसे ही मेरी बहुत मदद कर दी है। अब तो थकान भी नहीं लग रही और घर भी ज़्यादा दूर नहीं, मैं आराम से चली जाऊंगी। मेरी बेटी भी स्कूल से आने वाली होगी, वो साइकिल से आती है, मुझे घर पर ना देखकर परेशान हो उठेगी। अच्छा बेटा, जीती रहो, सदा खुश रहो, कहते हुए कामिनी जी बाहर निकल गई। आज के समय में भी ऐसी संस्कारी बच्ची, जितनी खूबसूरत उतने ही मीठे बोल, सादगी, लेकिन मन को छू ले। जाने क्या रिश्ता रहा होगा मेरा इसके साथ, जरूर पिछले जन्म का कोई संबंध होगा उसके साथ, वरना कौन ऐसे किसी बिन बुलाए एक अजनबी को इतना सम्मान देता है। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, नीलू। छोटा सा प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा नाम है। काश मुझे भी अपने विक्रांत के लिए कोई ऐसी ही बहू मिल जाए। मन ही मन सोचते हुए कामिनी जी अपने घर जा पहुंची। स्कूल से बेटी गुड्डी आकर दरवाजे पर ही खड़ी मिली। उसने माँ को आते देख लिया था। क्या माँ, कहाँ चली गई थी लोक लगाकर? कितनी धूप है, एक तो स्कूटी भी नहीं दिलाती हो। मेरी सारी फ्रेंड के पास स्कूटी है, एक मैं ही साइकिल पर आती हूँ, मोबाइल भी नहीं देती हो। उसने बाहर खड़े खड़े ही उल्हानों की झड़ी लगा दी। ये ले चाबी, दरवाज़ा खोल मेरी लाडो। मेरी छोटी गुड़िया गुड्डी बाहर ही खड़े खड़े सब बोल डालोगी या भीतर भी चलोगी? माँ ने स्नेहपूर्वक लहजे में कहा। मैं कोई छोटी गुड़िया गुड्डी नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। कितनी बार कहा है मुझे गुड्डी ना कहो, मेरा अच्छा भला नाम है गरिमा, बस वही बोला करो। अगले साल कॉलेज चली जाऊंगी, तब तो मुझे स्कूटी चाहिए ही चाहिए। गरिमा बड़बड़ करती लोग खोलने लगी। अच्छा बाबा, मेरी गरिमा बिटिया, तेरे भैया को बोल दूंगी कि अब हमारी गुड़िया बड़ी हो गई है, उसकी शादी की तैयारी करनी होगी। माँ के छेड़ने पर गरिमा और भड़क गई। मम्मा, मेरा दिमाग खराब मत करो, वो नाराजगी से बोली। ऐसी कड़कती धूप में वैसे ही दिमाग गर्म है, ऊपर से आपको मजाक सूझ रहा है। ओहो, मैं भी तो इतनी धूप में पैदल चल कर आ रही हूँ ना बेटा। आज तो ऑटो भी बंद थे, थोड़ी ठंड तो रख। अच्छा, लगता तो नहीं कि आपको धूप लगी हो, आप तो बड़ी फ्रेश दिख रही हो। अरे वो तो भला हो उस अनजान प्यारी सी बच्ची का, जिसने अपने एसी वाले घर में बैठाकर मुझे शरबत पिलाया, वरना मैं तो धूप के कारण वहीं गिरकर बेहोश होने वाली थी। सब्जी का थैला किचन में रख, जल्दी जल्दी गरिमा के लिए शिकंजी बनाते बनाते बोली। गरिमा को अपना स्कूल बैग पटक कर स्कूल यूनिफॉर्म बदल रही थी। बोली, कौन प्यारी बच्ची, यही तो पता नहीं। एक फरिश्ते की तरह ही मेरे दरवाजे खटखटाने पर उसने मुझे घर के अंदर लिया और इतनी सेवा की, मेरी तो उसने थकान हर ली। चल तू मुंह हाथ धोकर ये शिकंजी ले, मैं भी जरा कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लूँ तो खाना निकालती हूँ। मम्मा, आप ठीक तो है? किसी का भी दरवाज़ा खटखटा लिया, उसके घर के अंदर जाकर शरबत भी पी लिया। ना जान ना पहचान, अगर वहाँ कोई बुरे लोग होते, शरबत में कुछ मिलाकर आपको बेहोश कर देते, लूट लेते, तो आने दो भैया को, आज आपकी सारी बात बताऊंगी उन्हें, यही समझाएंगे आपको। माँ, ये वक्त अच्छे लोगों का नहीं है, आप सबको अपनी तरह क्यों साफ दिल समझ लेती है? क्या कब समझेगी आप? गरिमा नाराज होते हुए बोली। बेटा, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, देखते ही पहचान जाती हूँ।
सामने वाला कैसा है, और कोई बुरा भी होता तो क्या लूट लेता मुझसे। कौन सा बड़ा खजाना लिए चल रही थी मैं, 200-300 की सब्जियां थी। आपसे कौन बहस करे, करनी आपने अपने मन की ही होती है। और गरिमा पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। मकान तो ये भी 2 मंजिला था। कामिनी जी के पति स्वर्गीय रमाकांत जी ने ये मकान अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। कामिनी जी ने इसे बड़े प्यार से करीने से सजाया था, लेकिन रमाकांत जी इसका सुख ज़्यादा दिन तक नहीं भोग पाए और एक सड़क हादसे में उनका देहांत हो गया। उस वक्त तो कामिनी जी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे बड़ी बेटी रागिनी की शादी रमाकांत जी ने अपने आगे ही कर दी थी। बड़ा बेटा विक्रांत 11वीं कक्षा में था, छोटा बेटा प्रशांत 10वीं में और गरिमा 5वीं कक्षा में। आय का कोई साधन नहीं था। जितनी जमा पूंजी थी वो तो मकान में लग चुकी थी। रमाकांत जी सरकारी पद पर कार्यरत थे। पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति हेतु वो तो मात्र 7वीं तक ही पढ़ी थी, जिसके मुताबिक उसे हेल्पर का पद ही मिल सकता था। विक्रांत की उम्र नौकरी के लिए कम थी। घर में तीनों बच्चों को संभालना, ऐसे में जब उसे अनुकंपा नियुक्ति की जगह एक मुश्त राशि लेने के प्रावधान का पता चला तो उसने उस वक्त वही उचित समझा। राशि भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके लिए उन हालात में 10 लाख की राशि बहुत मायने रखती थी। पढ़ी लिखी कम होने के बावजूद कामिनी जी को घर को कैसे सुचारू रूप से चलाना है ये वो भली भांति जानती थी। उसकी सोच ये भी थी कि किस तरह इन्हीं 10 लाख का सही उपयोग करके वो अपनी और अपने बच्चों की सही परवरिश भी कर पाए और भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। ऐसे तो पैसा खर्च होने और ख़त्म होने में कोई वक्त नहीं लगता। पति के ऑफिस से तो अनुकंपा नियुक्ति, एक मुश्त राशि, पति की पेंशन, सब सेट होने में बहुत समय लग रहा था। तब पति की LIC से प्राप्त बीमा राशि 50,000 मिली थी, जिसे उसने बड़ी किफ़ायत से खर्च किया था। इतने समय में उसे एक बात समझ आ गई थी कि धन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पेट पालने में, किराने के सामान खरीदने में खर्च होती है और जिंदा रहने के लिए है भी आवश्यक, जिसके लिए आमदनी जरूरी है। तो अब उसे 10 लाख की राशि मिली तो उसने यही सोचा कि किसी तरह अगर दुकान ही खोल ले तो आमदनी का साधन भी बन सकता है और पेट पालने की चिंता से भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन व्यवसाय की उसे कुछ समझ भी नहीं थी। क्या करे, कैसे करे, ये प्रश्न उसके सामने खड़े थे। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने सोचा क्यों ना वो अपने घर में ही थोक के सामान ले आए और अड़ोस पड़ोस में फूटकर रेट पर बेचे, तो जो लागत और आवक में फ़र्क होगा वही उसकी आमदनी बन जाएगी। उसे आज से कई साल पहले का वो दिन आज भी अच्छी तरह याद था, जब उसने 10 लाख में से 50,000 की राशि निकलवाई थी। इतने सारे पैसे उसने पहली बार एक साथ अपने हाथों में देखे थे और घर लाकर भगवान जी के सामने रखकर धड़कते दिल से बिलख बिलख कर रोई थी। हे ईश्वर, मुझे राह दिखा, मेरा हाथ थाम, मेरी डगमगाती नैया को किनारे लगा। बाकी सारी जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस माल भरना बाकी था। कामिनी जी ने नारियल फोड़कर और भगवान जी के आशीर्वाद से दुकान शुरू कर दी। कामिनी जी की समझदारी का नतीजा था विक्रांत भी बिजनेस को समझने लगेगा। क्या बात है दीपेंद्र, किस सोच में डूबे हुए हो? रमेश ने पूछा तो दीपेंद्र अपनी सोच से चौंके। अरे नहीं यार, कुछ खास नहीं। पूर्णिमा के निधन को हुए 3 वर्ष के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके बिना जीने की आदत ही नहीं पड़ रही। होता है, आखिर पत्नी का साथ ही ऐसा होता है कि एक ना रहे तो दूसरे की कमी तो खलती ही है। भाभी थी भी तो बड़ी स्ट्रोंग, और बच्चियों के क्या हाल हैं? ठीक है, ठीक ही है। नीलू तो बहुत ठहरी हुई है, अपनी माँ के जैसे स्ट्रोंग और समझदार, लेकिन मीनू महिमा में थोड़ी नादानी तो है। गीता और रेखा की शादी तो पूर्णिमा अपने हाथों कर गई, लेकिन अब इन दोनों की शादी को लेकर मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। क्यों सोचते हो यार, वो ऊपर वाला बैठा है ना सबकी चिंता करने के लिए, और शादियाँ तो वैसे भी
वही जोड़ियाँ बनाकर भेजता है। सब ठीक हो जाएगा, चल अंदर चलते हैं, लंच टाइम ख़त्म हो चुका है और बॉस का तो तुझे पता ही है। और दोनों अपने टिफ़िन उठाकर अपनी सीट की ओर बढ़ गए। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। अरे मीनू, तुम आ भी गई। लो 5 मिनट पहले आ जाती तो उस आंटी जी को मैं स्कूटी पर जाकर छोड़ आती। नीलू ने अपनी छोटी बहन के कॉलेज से आते ही उससे कहा। कौन आंटी दी? कोई आया था घर? ले, मैं भी कितनी बुद्धू निकली, उनसे नाम तक भी नहीं पूछा। क्या मतलब, कौन थी? आज तेरे आने से कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा तुम जल्दी आ गई होगी, लेकिन दरवाज़ा खोला तो एक आंटी खड़ी थी। उसके घर से अच्छे घर से लग रही थी। आज अचानक ऑटो वालों की हड़ताल हो गई ना, तो वो बेचारी पैदल चलते चलते थक गई थी। उन्हें पानी पीना था तो मैंने उन्हें अंदर बुलाकर पानी दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उनको देखकर मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। नीलू थोड़ा भावुक स्वर में बोली। दीदी, आजकल ज़माना अच्छा नहीं है, आप यूं ही किसी भी अपरिचित को अंदर मत बुला लिया करो। मेरी फ्रेंड बता रही थी, उनके मोहल्ले में ऐसे ही किसी घर में एक कोरियर आया, पानी मांगा। घर में बुजुर्ग महिला अकेली थी। वो पानी लेने किचन में गई तो पीछे से वो कोरियर वाला अपने एक साथी के साथ घर में घुस गया। महिला को बांधकर घर लूट कर ले गए। इसीलिए जरा सावधान रहा करो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये ऐसी कोई फ्रॉड टाइप नहीं थी। उनकी तो गर्मी से तबीयत खराब हो रही थी। यही आगे जाकर कुछ गलियों के आगे कहीं रहती है। चलो थोड़ा तुम फ्रेश हो जाओ। कामिनी जी जैसे बीते समय की यादों के बवंडर में उलझ कर रह गई थी। बहुत कठिन समय था वो भी। तीनों छोटे बच्चे, लेकिन तीनों छोटे होकर भी किसी तरह उसकी बाहें बनकर खड़े थे। खास तौर से विक्रांत। बड़ी बेटी की शादी तो हो गई थी। बहुत दिन हो गए हैं पापा के यहाँ गए। नीलू मीनू से भी मिलने का मन हो जा कर रहा है। मैं आपके ही साथ चलूं? आप मुझे घर ड्रॉप करके ऑफिस चले जाना, वापसी में मैं आपके साथ ही आ जाऊंगी। रेखा आकाश से बोली। हाँ ठीक है, लेकिन माँ, मैं सारा काम निपटा कर चलूँगी तो फिर तो माँ को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना। रेखा की शादी को हुए 3 साल से ऊपर हो गए थे। पति आकाश सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। गीता की शादी भी रेखा के देवर विकास से हुई थी। दोनों एक ही परिवार में शादी होकर आई थी। दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे। गीता के पति विकास कॉलेज में प्रोफेसर है। गीता और विकास घर से अलग दिल्ली में रहते हैं। ससुर दीनदयाल जी ने बेटे आकाश और विकास को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बैंक से एजुकेशन लेकर लोन लेकर इंजीनियरिंग कराई, जिसका फलस्वरूप आज दोनों के पास इतनी अच्छी नौकरी थी। दीनदयाल जी ने तो बेटी अलका को भी पढ़ाना चाहा था, लेकिन उसका पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान तो सजने संवरने में रहता था। हालांकि पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे उसने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त कर ही ली थी। उसके रंग ढंग देखकर दीनदयाल जी ने उसे और आगे नहीं पढ़ाया, उसे घर पर ही बैठा लिया। पत्नी कौशल्या की सह के चलते ना तो वो अच्छे संस्कार सीख पाई, ना गृह कार्यों में ही उसकी रुचि थी। दीनदयाल जी उसकी बस शादी करना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले के भी खेल निराले। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन हर जगह अलका और कौशल्या कोई ना कोई नुक्स निकाल कर मना कर देती, जिसके चलते उम्र तो उसकी बढ़ रही थी, लेकिन शादी की कहीं कोई बात बन ही नहीं पा रही थी। जितनी अलका उज्जड़, उतनी ही शालीन, समझदार, पढ़ी लिखी और गुणी बहू के रूप में रेखा और गीता दोनों बहनें आकाश और विकास की पत्नी बनकर इस घर में आई। आकाश माता पिता का आज्ञाकारी बेटा, रेखा को चाहता तो बहुत था, लेकिन माँ के सामने कभी उसके पक्ष में कुछ बोल नहीं पाता था। इसी बात का फायदा उठाकर कौशल्या और अलका ने रेखा को तो घर की नौकर ही बनाकर छोड़ा था। दोनों वक्त बेवक्त उस पर हुक्म चलाती रहती थी। विकास तो गीता को लेकर अलग रहने चला गया था। गीता और रेखा की शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी माँ का देहांत
अकस्मात रूप से हार्ट अटैक से हो गया था। अचानक शादी के बाद माँ का चला जाना जैसे उन्हें तोड़कर रख दिया था। दो छोटी बहनें, पिता वो उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी और उस पर वक्त की भी मार की। 3 साल हो चुके थे लेकिन रेखा माँ नहीं बन पा रही थी। ये भी एक बहाना और मिल गया था कौशल्या को रेखा को ताने देते रहने का। गीता को 1 साल का बेटा था। रेखा ने घर का पूरा काम करके माई के साथ चलने को कहा तो आकाश ने भी हामी भर दी। ठीक है, देख लो जैसा करना है। अरे मेरा लाल आ गया तैयार होकर। कौशल्या सोफे पर पालथी मारे अलका के साथ बैठी टीवी देखते हुए सेब खा रही थी। आकाश को आता देख झट से सेब अलका को थमाते बोली, ये ले खुद ही खा, मेरी तो हाथ पाँव में दर्द हो रहा है। आकाश के पीछे रेखा को भी पर्स उठा कर आते देखा तो चौंक पड़ी। तुम्हारी कहाँ की तैयारी है? मम्मी जी, मैं बहुत दिन से घर नहीं गई तो अभी इनके साथ जा रही हूँ। मुझे घर छोड़ देंगे? वापसी में मैं इन्हीं के साथ लौट आऊँगी, रेखा ने नम्रतापूर्वक कहा। और घर के सारे काम करने क्या तेरे मायके से नौकर आएंगे? सारे काम कर लिए हैं। आपका और दीदी का खाना किचन में रख दिया है, पापा जी का टिफ़िन लगा दिया है, कपड़े धोकर डाल दिए हैं। तो क्या एहसान किया है? घर के ही काम तो कर रही हो। तभी दीनदयाल जी कमरे में आए, अपना टिफ़िन उठाते हुए बोले, जाओ बेटा तुम दीपेंद्र जी को हमारा नमस्कार कहना। जी कहकर रेखा भी आकाश के पीछे बाहर चल निकल गई। कौशल्या, कुछ तो शर्म करो, वो इस घर की बहू है ना कि नौकरानी। कुछ सही शिक्षा अपनी बेटी को भी दे दे, उसे भी थोड़े घर के काम करने सिखा दो। कल को ससुराल जाकर क्या करेगी? मैं ऐसे घर में थोड़े ही ब्याऊंगी अपनी बेटी को जहाँ उसे काम करना पड़े। हाँ, आएगा ना आसमान से सफ़ेद घोड़ों पर सवार इसका राजकुमार। बस तुम बैठी सपने देखो। झुंझलाकर दीनदयाल जी चले गए। अरे वाह दीदी, कितने समय बाद आई हो, हमारी याद नहीं आती? नीलू अपनी रेखा दीदी से गले मिलते हुए बोली। गीता दीदी नहीं आई? याद तो बहुत आती है, बस घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। गीता से मेरी बात ही नहीं हुई। मम्मी जी तो मेरे बिना रहती नहीं। आज भी बस कुछ घंटों के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीजा जी ऑफिस से वापसी में मुझे पिक कर लेंगे। नीलिमा बच्ची नहीं थी, वह रेखा से थोड़ी ही छोटी थी। वह रेखा के ससुराल में उसके साथ हो रहे व्यवहार से भली भांति परिचित थी। रेखा और गीता की शादी के शुरुआती समय में नीलू का अपनी दीदी के ससुराल में जाना काफ़ी होता था, लेकिन गीता और रेखा की सास कौशल्या और ननंद अलका का गलत व्यवहार अपनी दीदी के प्रति देखकर वह बहुत परेशान हो उठती थी। तब माँ ही उसे समझाती थी कि थोड़ा वक्त लगता है नई बहू को ससुराल में एडजस्ट होने में, तो वह चुप रह जाती थी। माँ के देहांत के बाद तो कौशल्या की कटु बोली मुखर होकर नीलू से भी उल्टा सीधा बोलने से परहेज नहीं करती थी। घर की व्यस्तता और अपनी पढ़ाई के चलते धीरे धीरे नीलू का भी बहन के ससुराल जाना कम होता गया और अब तो ना के बराबर ही हो गया था। रेखा की कही बात का नीलू ने कोई उत्तर नहीं दिया और दोनों बहनें अन्य बातों में मशगूल हो गई। क्या बात है अवधेश भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो सुबह सुबह? सब ठीक है ना? दीपेंद्र जी ने ऑफिस के साथी अवधेश जी से पूछा, जो अपनी टेबल पर माथे पर हाथ धरे किसी गहन चिंता में दिख रहे थे। क्या बताऊं दीपेंद्र जी, बेटी का बाप होना ही स्वयं में एक चिंता है, लेकिन आपकी बेटी की तो अगले महीने की शादी तय है ना? कोई मसला आ गया क्या? जिसके दामाद की उम्र खुद उससे सिर्फ 2-4 साल ही छोटी हो, उसे चैन कैसे पड़ेगा? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसके मुताबिक वर खोजने के चक्कर में हम पहले आए रिश्ते ठुकराते रहे और इसी इंतज़ार में बैठे रहे कि इसकी एजुकेशन और बराबरी का कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। लेकिन इस समय बेटी की शादी की उम्र निकल गई। अब ये हाल है कि जो रिश्ते आते हैं
विधुर, तलाक याफ्ता बच्चों के पिता, इसी तरह के रिश्ते आ रहे थे। मजबूरन जिसे हाँ कही है, वो उम्र में मुझसे 4 साल छोटा है, 3 बच्चों का बाप है। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आ रही है, मुझे लग रहा है मैं अपने हाथों अपनी बेटी का गला दबा रहा हूँ। अवधेश जी ने आहत मन से जवाब दिया, ओ देखो, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। तुम जी छोटा ना करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। दीपेंद्र जी ने अवधेश जी को सांत्वना दे दी, लेकिन उनका अपना मन विचलित हो उठा। उन्हें भी नीलू के विवाह की चिंता सताने लगी। कहीं नीलू के साथ भी ऐसे ना हो। वह गीता से थोड़ी ही छोटी है। पूर्णिमा होती तो पीछे लगकर उसकी कब की शादी करा चुकी होती। किचन में तवे पर पराठा डालते कामिनी जी को कुछ याद आया, तो वो अपने छोटे बेटे प्रशांत को आवाज़ें देती बाहर भागी। प्रशांत कल तो भाई के कपड़े इस्त्री करा के लाया नहीं था, जा जल्दी से जाकर भाई के धोबी की दुकान से कपड़े लेकर आ, उसने तैयार होना होगा। कपड़े ना मिले तो सबकी सामत आ जाएगी। कामिनी जी हाँफती हुई उसके पास बाहर आई, जो विक्रांत की बाइक को साफ कर रहा था। माँ, कल हुए नहीं थे कपड़े तो लाता कैसे? और अभी इतनी जल्दी उसकी दुकान खुली नहीं होगी। मुझे बाइक भी तो धोनी है, वरना भाई चिल्लाएगा। मैं नहीं जाऊँगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुझे तो अपने भाई के गुस्से का पता ही है। जा मेरा राजा बेटा, जल्दी कर। उफ, क्या मुसीबत है। उसने गुस्से में पानी का मग वापस बाल्टी में जोर से पटका और गुस्से से साइकिल उठाकर मार्केट की ओर निकल गया। कामिनी जी अपने दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछते अंदर की ओर मुड़ी। अरे गरिमा, विक्रांत के शूज पॉलिश कर दिए, उसने वहीं से पुकारा। शूज पॉलिश करते हुए गरिमा ने चिढ़कर जवाब दिया, कर रही हूँ। ये भाई अपना काम खुद क्यों नहीं करते? सबको नौकर बनाकर रखा हुआ है। गरिमा अपने आप से बड़बड़ाई। ओ मेरा पराठा जल गया होगा। कामिनी जी लगभग भागती हुई किचन में गई। जल ही गया है। तवे पर चिमटे से पलटते हुए पराठा देखकर वो खुद से बुदबुदाई। आज फिर विक्रांत चिल्लाएगा। क्या करूं, मुझसे अब सब कुछ संभलता नहीं। कामिनी जी की इतने में ही सांस फूलने लगी थी। विक्रांत ने अपनी शॉप के बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। घर की छोटी सी किराना दुकान को आज बीच बाजार में प्रतिष्ठित मुकाम तक पहुंचाने में विक्रांत की पूरी मेहनत लगी थी। 11वीं की परीक्षा तो जैसे तैसे उसने पास कर ली थी, लेकिन फिर उसके आगे की पढ़ाई छोड़ वो पूरी लगन से अपने कारोबार में व्यस्त हो गया था। और उसी का नतीजा था कि उसके अंदर मैं के गुरूर ने अपने भाई बहन, क्या यहाँ तक कि माँ को भी ऐसा डरा कर रखा हुआ था कि सभी उससे थर थर काँपते थे। उसके दिल में ये बात घर कर गई थी कि पूरा घर उसकी कमाई पर चलता है। और इस ख्याल को हवा देते थे उसके दोनों मित्र, सागर जो शादीशुदा था और अर्जुन, दोनों ही कोई काम धाम नहीं करते थे, बस आवारगी और विक्रांत की चापलूसी में ही जीवन बिता रहे थे। प्रशांत धोबी की दुकान देख आया, वो बंद थी। दहशत में माँ के कहने पर गरिमा को स्कूल जाने में देरी हो रही थी, फिर भी वह विक्रांत के कपड़े इस्त्री करने लगी। विक्रांत अपने कमरे में नहाकर निकला। रेडियो पर बढ़िया गाने सुनता हुआ मज़े में तैयार होने लगा। पाउडर, इत्र, हर चीज़ का शौक रखता था, बिल्कुल शहजादे की तरह रहता था। स्त्री के कपड़े ना पाकर वो चिल्लाया, प्रशांत प्रशांत, मेरे कल धोबी के यहाँ से कपड़े क्यों नहीं लाए? मैं गया था भैया, लेकिन तब आपके कपड़े तैयार नहीं हुए थे। अभी भी होकर आया हूँ। अब दुकान बंद थी तो दरवाज़ा तोड़कर तो नहीं ला सकता था ना? प्रशांत ने अंदर ही अंदर झुंझलाते हुए जवाब दिया। मेरे आगे मुंह चलाएगा? विक्रांत गुस्से से बोला और उसके पास आकर थप्पड़ जड़ दिया। दिन भर आवारा फिरेगा, ये नहीं कि कल थोड़ी देर रुककर मेरे कपड़े लेकर आता। एक काम ठीक से नहीं करेगा। अरे अरे विक्रांत बेटा, तेरा छोटा भाई है, ऐसा नहीं कहो।
और कामिनी जी प्रशांत को बचाने लगी। हाँ हाँ, तेरा तो बस यही एक बेटा है। मैं जो सारा सारा दिन खट के इस घर के लिए कमाता हूँ, मेरी कोई कद्र ही नहीं। गुड्डी मेरे जूते ला। विक्रांत ने गुड्डी को आवाज़ लगाई। गरिमा ने जूते लाकर विक्रांत के सामने रख दिए। ये पालिश की है, मैं ऐसे कपड़े और जूते पहनकर दुकान पर जाऊंगा। बेटा नाश्ता करके जा। कामिनी जी ने विक्रांत को रोका तो वो खाने बैठा, लेकिन पराठा थोड़ा जला हुआ देख और भड़क गया। ये ऐसे जले पराठे खाऊंगा मैं। उसने पराठे की प्लेट उठाकर पटक दी और बाहर निकल गया। शुक्र है अब चैन की सांस ले सकते हैं। माँ, ये घर नहीं कैद खाना लगता है, जहाँ बात बात पर जेलर साहब के चाबुक पड़ते रहते हैं। प्रशांत गुस्से से बोला। नहीं बेटा, वह तुम दोनों का बड़ा भाई है, कितनी मेहनत करता है, घर वही तो चला रहा है। क्या साहबजादे, आज मूड खराब क्यों लग रहा है? विक्रांत के दोनों मित्र सागर और अर्जुन उसके दुकान पहुंचने से पहले ही दुकान में मौजूद थे और विक्रांत का उतरा चेहरा देखकर सागर ने उसे पुचकारते हुए पूछा। कुछ नहीं, रोज रोज नाश्ते में जले सड़े पराठे, भूख ही मर जाती है। उस पर मेरा कामचोर भाई प्रशांत सब गुस्सा दिलाते हैं। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। घर का पूरा खर्च तुम्हारे दम पर, कितनी काबिलियत और मेहनत से बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है तुमने, और घर वालों को कोई कद्र ही नहीं। विक्रांत के गुस्से की आग में घी डालने का प्रयत्न करते सागर बोला। यार, तुम तो ये समझ लो कि तुम प्रशांत पर इतना खर्चा करके उसे पढ़ा रहे हो, कल को ये लोंडा देखना तुझ पर ही धौंस जमाएगा। मेरी मानो तो प्रशांत का कॉलेज छुड़वा दो। तुमने भी तो 11वीं तक की ही पढ़ाई की थी, ये तो 12वीं पढ़ चुका। उसे यहाँ काम पर लगाओ, नौकर का खर्चा बचेगा। देख, हम तो तेरे यार हैं, कोई गलत सलाह तो देंगे नहीं ना। कहते हुए सागर ने अर्जुन को आंख मारी। अर्जुन ने भी जवाबी आंख मार दी। दोनों जानते थे अगर प्रशांत ज़्यादा पढ़ लिख गया तो सबसे पहले इन दोनों का ही पत्ता कटेगा, फिर मुफ्तखोरी कैसे पूरी होगी। इसीलिए दोनों विक्रांत को घेरे रहते थे और फ़ायदा लेते रहते थे। हाँ भाई, तुम दोनों तो मेरे जिगरी यार हो। तुम दोनों साथ ना होते तो मैं तो अकेला पड़ जाता। तुम सही कह रहे हो, ये नौकर चाचा बूढ़ा हो गया है। प्रशांत का कॉलेज छुड़ाकर कल से ही काम पर लगाता हूँ। बहुत मुफ्त की रोटियाँ तोड़ ली है उसने, पर निकल आए हैं उसके। चल फिर इसी बात पर स्पेशल कॉफ़ी मंगा, साथ में समोसे। तुझे भी भूख लगी है ना? अरे बिल्कुल, अभी लो। चाचा, 3 कॉफ़ी और गरम समोसे ले आओ। विक्रांत ने नौकर को आवाज़ लगाई। समोसे खाते खाते सागर ने जेब से एक पर्ची निकाली और विक्रांत को देते हुए बोला। यार, तेरी भाभी ने ये लिस्ट दी थी, जरा सामान घर भिजवा देना, मैं बिल का भुगतान जल्दी कर दूंगा। लाओ ज़रूर, मैं अभी निकलवा देता हूँ। चाचा, ये लिस्ट लो, अभी सामान निकाल कर सागर भाई के घर दे आओ, और ये बिल की बात करके शर्मिंदा ना करो, जब जी आए दे देना। चाचा इतनी लंबी लिस्ट देखते रह गए। दोनों के वहाँ से जाते ही बोला। बेटा, छोटे मुँह बड़ी बात, क्षमा करना, लेकिन अभी तक पिछले बिल सागर जी ने चुकता नहीं किए। अब इतनी बड़ी लिस्ट। चाचा, आप उम्र दराज है, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि मेरे दोनों दोस्तों के खिलाफ मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना है। उसका जब जी चाहे पैसा दे, नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं। आप अपने काम से काम रखें, अपने चापलूस मित्रों के मुंह में बंधे। विक्रांत ने चाचा को सख्ती से टोक दिया। चाचा मायूस होकर रह गया। उसकी वफादारी ही विक्रांत को सचेत करना चाहती थी, लेकिन आखिर वो ठहरा नौकर ही मालिक की बात कैसे टाल सकता था। चुपचाप बड़े बड़े 2 थैलों में लिस्ट के मुताबिक भरे सामान को लेकर वह सागर के घर देने निकल गया। कैसी हालत हो चुकी है तुम्हारी,
मेरी मानो तो अब बहू घर ले आओ, तुम्हें भी आराम मिलेगा और विक्रांत को भी सुख मिल जाएगा। उम्र हो चुकी तुम्हारी, अब और कितना खटोगी। वैसे भी विक्रांत की उम्र काफ़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। कामिनी जी की बहन दामिनी जी उनसे मिलने आई थी तो उसकी दशा देख वो बोली, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन विक्रांत शादी करने के लिए तैयार ही नहीं और उसका गुस्सा इतना तेज है कि कुछ तो कहते भी डर लगता है दामिनी। ये गुस्सा भी उसका देखना शादी हो जाने से ठीक हो जाएगा। तुम उसको मनाओ शादी के लिए, अच्छा रिश्ता लाने की जिम्मेदारी मेरी, आखिर मौसी हूँ उसकी। ठीक है, मैं बात करूँगी उसके साथ। क्या बात है भाई, आज सुबह से देख रहा हूँ काफ़ी सोच में हो, खैरियत तो है ना? रमेश ने लंच टाइम में अपना टिफिन खोलते हुए दीपेंद्र जी से पूछा। क्या बताऊँ यार, आज मन में अजीब से ख्याल ने हलचल मचा रखी है। कैसा ख्याल? यही कि बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, ज़्यादा देरी कर दी तो मेरा भी हाल अवधेश भाई जैसा ना हो जाए। अवधेश? लेकिन उसकी बेटी की तो अगले महीने की शादी है ना? हाँ, लेकिन अवधेश ने आज बताया उसकी बेटी की उम्र ज़्यादा हो जाने से, अच्छे रिश्ते ना मिलने से जो मिला उसी से शादी तय कर दी। लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि लड़के की उम्र ज़्यादा है। दीपेंद्र जी ने सुबह अवधेश जी की बातों से दिल में उठी चिंता रमेश जी के सामने रख दी। ओ ये बात है, वैसे जब से तुमने नीलू बिटिया की शादी के लिए कहा है तब से मैं भी ध्यान रखता हूँ। कल शाम ही मेरी वाइफ ने अपनी एक सहेली का जिक्र किया था जिसका इकलौता बेटा है, सरकारी नौकर है। मैंने उसे कहा है पता करने के लिए कि अगर कहीं बातचीत ना चल रही हो और बाकी सब ठीक हो तो हम नीलिमा के बारे में सोच सकते हैं। अरे यार रमेश, बिल्कुल पता करना, तुझे तो नीलू के बारे में सब पता है। चिंता ना कर, वो मेरी भी बेटी है। मैं तुझे जल्दी ही कुछ बताता हूँ। अरे वाह, आज तो मेरी रेखा बिटिया भी आई हुई है, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। दीपेंद्र जी ऑफिस से लौटे तो रेखा ने ही दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर दीपेंद्र जी खुश हो गए और रेखा के सर पर आशीष देते हुए बोले, अच्छा किया तुम चली आई बेटा, मेरा भी बहुत मन हो रहा था तुमसे मिलने का। पापा, आपने मन से याद किया तभी तो मैं भी चली आई, रेखा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आकाश भी आई है, आ ही रहे होंगे, ऑफिस से सीधे यहीं आएंगे मुझे लेने। अंदर आकर बैठते ही नीलू पानी का गिलास और सबके लिए चाय बिस्किट ले आई। ये देखो मेरी सियानी बिटिया, ऑफिस से आते ही गरम चाय मिल जाती है तो मज़ा आ जाता है, सारी थकान उतर जाती है। मैं सोचता हूँ कल को ब्याह के चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूँगी पापा के पास। नीलू की बात सुनकर सभी हंस दिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, आखिर तो तुझे जाना ही होगा अपने ससुराल। वैसे रेखा बेटा, तुम बड़ी हो, थोड़ा ध्यान रखो अब इसका भी। ओ पापा, फिर वही बातें। मैं जा रही किचन में, आज दीदी और जीजू की पसंद का खाना बना रही हूँ, बिना खाना खिलाए जाने नहीं दूंगी। कहते हुए नीलू उठकर अंदर चली गई। उसके वहाँ से हटते ही दीपेंद्र जी रेखा से बोले, बेटा मुझे सचमुच बहुत चिंता होने लगी है, लड़कियों की उम्र भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। पापा आप चिंता ना करो, हमारी नीलू इतनी गुणी है, जिसके घर जाएगी वो खुशकिस्मत होगा। आप देखना बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। मेरे कपड़े लाया लॉन्ड्री से? विक्रांत ने घर में घुसते ही सामने बैठे प्रशांत को पढ़ते देखा तो तैस में पूछा। प्रशांत ने भाई की तेज आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा और फिर पढ़ने लगा।
ये देखकर विक्रांत भड़क गया। सुना नहीं तुमने मैंने क्या पूछा है? वो गुस्से से उसके पास आकर उसके सामने पड़ी किताब को जोर से हटाते हुए चिल्लाया। शोर सुनकर कामिनी जी भी किचन से भागकर बाहर आ गई। जाकर अपने कमरे में देखो, लाकर रख दिए हैं। नौकर लगा हूं ना मैं, और इस तरह मेरी किताब हटाने का क्या मतलब है? खुद तो पढ़े नहीं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं दोगे? प्रशांत भी गुस्से में बोला। इस तरह किताब हटाने से उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने जुबान चलाएगा? विक्रांत उसे मारने को हुआ कि कामिनी जी बीच में आकर प्रशांत को डांटने लगी। बड़ा भाई है तेरा, सारा दिन दुकान से खप कर आया है और तू जुबान दराजी कर रहा है। लेकिन माँ, इनका बात करने का अंदाज भी तो देखो। ऐसे तो कोई किसी नौकर से भी बात नहीं करते। चुप रहो तुम, कामिनी जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। और सह दो उसे। कॉलेज के नाम पर सारा दिन आवारगी करता फिरे और मैं दुकान पर दिन रात मरता रहूं। अभी तो कॉलेज गया है तो ये तेवर है। कोई ज़रूरत नहीं कल से कॉलेज जाने की। दुकान पर चलकर बैठो। मेरे पास फालतू पैसा नहीं पड़ा उड़ाने को। लेकिन बेटा ऐसा ना करो, अभी तो उसकी पढ़ाई पूरी होने दो। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। और पैर पटकता हुआ विक्रांत अपने कमरे में चला गया। माँ, देख रही हो ना तुम, मैं कॉलेज और पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा बस। अच्छा ठीक है, अभी वो गुस्से में है, कल बात करेंगे। आ गई राजा रानी की सवारी। आकाश और रेखा के घर में एंटर होते ही कौशल्या बोली। रेखा बिना कुछ बोले सर झुकाए अपने ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आकाश को रोकते हुए कौशल्या बोली, आओ खाना खा लो। नहीं माँ, हम खाकर आ रहे हैं। नीलू और पापा ने जिद की, खास मेरी पसंद का खाना बना था, इसीलिए खा लिया। हाँ हाँ भाई, ससुराल से बड़ी आव भगत करा के लौटे हो तो घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा। हम बैठे हैं ना यहाँ सुबह का पका बासी खाना खाने के लिए। कौशल्या, ये क्या बकवास कर रही हो? दीनदयाल जी जो वहीं कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे बोले। आकाश चुपचाप ऊपर की ओर बढ़ गया बिना कुछ बोले। अगर बासी खाना नहीं खाया जाता है तो खुद पका लिया करो। एक तो बहू के ऊपर ही बंदी से डाल रखी है कि कहीं जाना है तो सारा काम करके जाओ, फिर सुनाना भी है। अपनी बेटी को भी कुछ सिखाओ, कोई गुण इसमें भी आए। तुम तो समझाने से रही, बहू को देखकर ही कुछ सीख ले। आपको तो बस मौका मिलना चाहिए मेरी बेटी में मीन मीठ निकालने का। वैसे कोई परवाह है नहीं कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखे। तुम्हारी बेटी को कोई रिश्ता पसंद भी तो आए। आज ज्योति मैडम ऑफिस आई थी तो कहा है मैंने उसे कोई और अच्छा रिश्ता देखने को। बेचारी कितने रिश्ते तो दिखा चुकी है अब तक में। अब तो तुम्हारी बेटी की उम्र भी निकलती जा रही है। समझाओ उसे, कुछ साल बाद तो कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला। अरे दामिनी कैसी हो? ज्योति ने दुकान से बाहर निकलती दामिनी जी को देखा तो शॉप के बाहर ही रोक लिया। अरे ज्योति, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है मैच मेकिंग का? ठीक ही है, 10 रिश्ते दिखाओ तब कोई एक सेट होता है। नखरे इतने हैं ना, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। ज्योति ने हंसते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी पार्टनर बन जाओ, दोनों मिलकर अच्छी कमाएंगे। तुम्हारी तो पहचान भी बहुत है। ना बाबा ना, ये रिश्ते तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। मैं तो इसे सेवा समझकर कहीं कोई लड़का ढूंढ रहा तो कहीं कोई लड़की, तो दोनों को मिलवा देती हूँ। दुआएं मिल जाए वही बहुत है। बिजनेस तुम्हारे लिए ही ठीक है, दामिनी ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा ठीक है भाई, तुम अपनी सेवा का प्रसाद थोड़ा मुझे भी दे दिया करो। कोई लीड हो तो बता दिया करो। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया,
मेरी बहन है कामिनी, उनके बड़े बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की नज़र में हो तो बताना। अरे ज़रूर, तुम मुझे लड़के के बारे में तो कुछ बताओ, क्या पता यहीं खड़े खड़े कोई रिश्ता बता दूं। दामिनी उसे विक्रांत और उसके परिवार के बारे में बताने लगी। लो, तुम भी क्या याद करोगी, कितनी अच्छी सहेली से पाला पड़ा है। और देख मेरी त्वरित सेवा, इससे फास्ट तो शताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं हो सकती। ज्योति ने अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से है, उम्र भी तेरे बताए लड़के से मैच कर रही है। क्या ख्याल है बताना, लेकिन जल्दी। उसके पिता ने मुझे रिश्ता बताने के लिए कहा है, इसीलिए आज कल में ही कहीं तय करना है मुझे। लड़की तो सुंदर है, मैं कामिनी से कल ही बात करती हूँ। दामिनी फोटो देखते हुए बोली। रमेश दीपेंद्र जी के इंतजार में ऑफिस के बाहर ही टहल रहा था। जैसे ही दीपेंद्र जी ऑफिस पहुँचे, रमेश झट से बोल पड़ा, तेरे लिए खुशखबरी है भाई। कैसी खुशखबरी? मैंने बताया था ना कि मेरी वाइफ की फ्रेंड का बेटा है। ओह हाँ हाँ, क्या पता चला? बस समझो बात बन गई। दरअसल वो लोग भी कोई अच्छा रिश्ता बेटे के लिए खोज ही रही है। फिलहाल कहीं बात हुई नहीं। लड़के का नाम तुषार है, सरकारी नौकरी है, तुझे बताया ही था मैंने। देखने में भी मेरी वाइफ बता रही एकदम स्मार्ट है। उसके पिता ब्रजपाल जी सरकारी अफसर हैं। मेरी वाइफ ने नीलिमा के बारे में बात की तो वो तुरंत राजी हो गए और इस संडे घर आना चाहते हैं नीलिमा को देखने के लिए। थैंक यू यार, ये तो तुमने सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। दीपेंद्र जी खुश होते हुए बोले। संडे यानी 3 दिन बाद ही, बस अब दुआ करना बात बन जाए। अरे बिल्कुल बन जाएगी, हमारी नीलिमा बिटिया को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। दीपेंद्र जी को तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो सर से पहाड़ उतरा हो। मन ही मन वो दुआ करने लगे, हे ईश्वर बस बात बन ही जाए। माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे देरी हो रही है। प्रशांत अपनी नज़रें सामने रखी पुस्तक में ही गड़ाए माँ को आवाज़ देता हुआ बोला, कहाँ की तैयारी है लाट साहब की? दुकान में ऐसे बन ठन कर चलने की ज़रूरत नहीं। जाओ कपड़े बदलो, सारा दिन सामान में गंदे हो जाते हैं। तुझे कोई गल्ले पर सांप बनकर नहीं बैठना है। विक्रांत ने आदेशात्मक सख्त स्वर में प्रशांत को टोका, जो उसी वक्त अपने कमरे से दुकान जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरते हुए प्रशांत का माँ से नाश्ते के लिए कहना सुन चुका था। प्रशांत ने पलटकर विक्रांत को देखा और बोला, मेरा आज एग्जाम है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वह झटके से उठकर अपनी बुक्स बैग में भरता हुआ बोला, बेटा ये ले नाश्ता करके जाना। कामिनी जी प्लेट में पराठा लिए प्रशांत के पास आते हुए बोली, तुम अपना ये अक्खड़पन मुझे मत दिखाना। एक बार कह दिया कॉलेज नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तेरा कॉलेज आगे की पढ़ाई सब बंद। मेरे साथ दुकान में हाथ बटा। विक्रांत ने ये कहते हुए उसका बैग उसके हाथ से खींचकर दूर फेंक दिया। मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। प्रशांत ने भी दृढ़तापूर्वक सपाट लहजे में कहा, मुझे ताव दिखाएगा। विक्रांत ने उसे कॉलर से खींचकर थप्पड़ जड़ दिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कामिनी जी बीच बचाव करने आई। अपने लाडले को समझा दो, मेरा फैसला बदलेगा नहीं और मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश भी ना करे। विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ज़्यादा घमंड आ गया है। इस घर में सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। नहीं मंजूर तो इस घर में भी रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, खुद कमाएगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। 2 दिन में अकल ठिकाने लग जाएगी। इतना कहते हुए विक्रांत बाहर निकल गया। विक्रांत बेटा नाश्ता तो कर ले, बेचारी कामिनी जी कहती रह गई। लेकिन विक्रांत ने एक ना सुनी और तेजी से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया।
मुझे रहना ही नहीं है ऐसे घर में जहाँ ऐसे जल्लाद जैसा व्यवहार किया जाता हो। और प्रशांत अपना कॉलेज बैग लेकर गुस्से से बाहर बरामदे से साइकिल उठाने लगा। प्रशांत आवाजें देती कामिनी जी उसके पीछे दौड़ी। बेटा गुस्सा नहीं करते, बड़ा भाई पिता समान होता है, बुरा नहीं मानते। अगर पिता ऐसे होते हैं तो अच्छा हूँ, मैं बिना पिता के ही, कहते हुए वो तेजी से साइकिल उठाकर बाहर निकल गया। कामिनी जी वहीं सर पकड़कर बैठ गई। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है सीढ़ी चढ़ते समय ध्यान रखा करो, लेकिन आप हमेशा जल्दी में रहती है। लग गई ना चोट पैर में? दामिनी की बहू पूजा दामिनी के पैर पर बाम लगाते हुए बोली, मामूली चोट है बेटा, ठीक हो जाएगी। कहाँ के लिए निकल रही थी इतनी जल्दी में? अरे वो तेरी कामिनी मौसी के घर जा रही थी, उसके ही पास जाना था। उसके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता पता चला तो सोचा बता कर आती हूँ। ओहो मम्मी जी, आपकी ये सोशल सर्विस, आप फ़ोन पर बात कर लो ना, जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं बेटा, ऐसी बातें फ़ोन पर तो हो ही नहीं सकती ना। ज्योति ने बताया है रिश्ता, कह रही थी जल्दी जवाब देना। बस इसी जल्दबाजी में निकलने लगी थी कि चप्पल लटक गई और मैं गिर गई। मम्मा चुपचाप घर में बैठो, पूजा मम्मी को बाहर मत निकलने देना, सिकाई करे घर में बैठकर। दामिनी का बेटा विजय बोल पड़ा। हाँ बेटा, अब कहाँ जाऊंगी? दामिनी उदास स्वर में बोली। क्या बात है यार, आज अभी तक तेरा भाई प्रशांत टिफिन लेकर नहीं आया? सागर ने कहा। आवारागर्दी खत्म हो तो कोई काम करे। आज तो मैंने उसे साफ मना कर दिया, कॉलेज जाने से। बैठा होगा मुंह फुलाए, आएगा अपने आप, उसे पता है मेरे गुस्से का। उसकी पीठ थपथपाते अर्जुन बोला, शाबाश, ये किया तुमने सही काम। अरे आपे से बाहर होता जा रहा था, सामने से मिलो तो कभी नमस्ते तक नहीं कहता। बड़े है उससे, लेकिन क्या मजाल जरा झुक जाए। सब पढ़ाई का घमंड है और क्या, सागर ने भी भड़काते हुए कहा। आज तो मैंने उसे साफ कह दिया कि इस घर में रहना है तो दुकान पर आकर काम करे, वरना इस घर में वो नहीं रह सकता। मेरे साथ जुबान दराजी करता है। मैंने तो थप्पड़ जड़ दिया। बिल्कुल सही किया तुमने, बहुत पर निकल आए थे उसके। देख यार, हम तो अपने यार का भला ही चाहते हैं। तुमने इतनी कुर्बानी देकर इतना सब किया तो घर वालों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा। आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, आखिर मेरा छोटा भाई है। विक्रांत पछताते हुए बोला। ये ले, कोई बात हुई? छोटे भाई को सही रास्ता दिखाने के लिए तुझे ही सख्ती करनी होगी ना, ऐसे जी छोटा ना कर। माँ, ये क्या कर रही हो? अंदर बाहर एक जगह बैठ क्यों नहीं जाती? ऐसे तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना। गरिमा जब से स्कूल से लौटी थी, माँ को परेशान देख रही थी, उससे रहा नहीं गया तो टोक दिया। क्या करूँ, अभी तक तो प्रशांत को आ जाना चाहिए था ना, पेपर तो कब का हो गया होगा। सुबह कुछ खाकर भी नहीं गया, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ, दुकान पर ही भी भैया गुस्सा हो रहे होंगे ना, टिफ़िन थोड़ा सा लेट हो जाए तो कितना गुस्सा करते हैं। हाँ, आज वो भी कुछ खाकर नहीं गया है तो उसे ही फ़ोन लगा कर पता कर, क्या पता प्रशांत दुकान पर ही हो। इसके पहले ही गुड्डी फ़ोन करे, लैंडलाइन की घंटी बज उठी। जा देख, जल्दी प्रशांत का फ़ोन होगा। गुड्डी ने दौड़कर फ़ोन उठाया। उसकी हेलो सुनते ही विक्रांत बोला, अभी तक ये प्रशांत का बच्चा टिफ़िन लेकर क्यों नहीं पहुंचा है? कब निकला था घर से? भैया, प्रशांत भैया तो अभी घर ही नहीं लौटे कॉलेज से, माँ परेशान हो रही है। मुझे पता था उसको अपनी मटर गश्ती से फुर्सत मिलेगी
तब तो कोई जिम्मेदारी याद आएगी। कोई नहीं, मैं चाचा को भेज रहा हूँ टिफिन लेने। इतना कहकर विक्रांत ने फ़ोन काट दिया और चाचा को आवाज़ लगाई, चाचा जाओ, घर से टिफिन लेकर आओ जल्दी, बहुत भूख लगी है। घर में सबको पता है मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं, लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह ही नहीं। फ़ोन कर देते तो मैं चाचा को पहले ही भेज देता। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई तो कामिनी जी ने गुड्डी को आवाज़ लगाई। गुड्डी देख प्रशांत आया होगा। नहीं माँ, दुकान से चाचा आए हैं। कामिनी जी जल्दी से बाहर आई। प्रशांत क्या दुकान पर है? नहीं तो, वह आया नहीं, इसीलिए मैं टिफ़िन लेने आया हूँ विक्रांत सेठ का। ओह हाँ, गुड्डी जा टिफ़िन भर दे। क्या भर दूँ? आपने तो आज खाना ही नहीं बनाया है, किचन ऐसे ही पड़ा है। ओह, मैं तो भूल ही गई। कामिनी जी माथे पर हाथ मारती हुई बोली। प्रशांत गुस्से में गया है, अभी तक आया नहीं। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, क्या करूं? बहुत घबराहट हो रही है। आप घबराइए नहीं, जवान बच्चा है, आ जाएगा। आप आराम करो, मैं बाहर से खाना मंगाने को बोल दूंगा सेठ को। हाँ ठीक है, अगर प्रशांत का कुछ पता चले तो मुझे खबर करना। विक्रांत से कहना पता करे प्रशांत का। दरवाज़ा बंद करके गरिमा माँ का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले आई। पानी का गिलास देते हुए बोली, लो पानी पियो। इतनी क्या घबराहट हो रही है आपको? परीक्षा थी, थोड़ा रुक गए होंगे प्रशांत भैया दोस्तों के साथ। आपको बस भैया की फिक्र है। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, उसका कुछ ख्याल नहीं। ओ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। चला, मैं तेरे लिए पराठा सेक देती हूँ। प्रशांत बाबा अभी तक घर नहीं आए, आज इसीलिए माँ जी परेशान है, तो आज खाना नहीं बना पाई है। चाचा ने आकर विक्रांत से कहा। देखा, माँ को भी बस उस निठल्ले की ही फिक्र रहती है, मेरी कोई परवाह नहीं। विक्रांत चिढ़कर बोला, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं, घर में सबको पता है, फिर भी इतनी भूख लग रही है। सॉरी यार, तेरी भाभी की तबीयत खराब है, इसीलिए आज उसने भी खाना नहीं बनाया, वरना मैं तुझे घर ले जाकर गरम गरम खाना खिलवाता। मैं तो खुद तेरे टिफ़िन के इंतज़ार में था कि थोड़ा उसी में खा लूँगा। चल कोई नहीं शहजादे, तू भी क्या याद करेगा। आज तुझे एक बेहतरीन जगह पर चलकर खाना खिलाता हूँ। सागर बोला। नहीं यार, मुझे नहीं खाना। अभी चलना यार, आज तेरे बहाने मुझे भी अच्छा खाना मिल जाएगा। अर्जुन बोला। क्यों सागर भाई? बिल्कुल, आज मैं खाना खिलवाता हूँ। चलो चलो कहते हुए सागर ने विक्रांत का हाथ पकड़ कर उसे दुकान से उठा लिया। ठीक है चाचा, ध्यान रखना, मैं आता हूँ अभी। भरी दोपहरी में साइकिल लिए इधर उधर भटकते प्रशांत के होठ सूख रहे थे। सामने एक ढाबा देखा तो जाकर पानी मांग कर पिया और फिर चलते चलते एक छोटा सा गार्डन देख उसके भीतर चला गया। साइकिल वहीं पेड़ के साथ लगाकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे बार बार विक्रांत के कहे शब्द कानों में गूंज रहे थे कि मुफ्त की रोटी नहीं है, यहाँ रहना है तो मेरा फैसला मानना होगा, वरना घर छोड़कर जा सकता है। तीनों दोस्त एक अच्छे से रेस्तरां में आए। सागर और अर्जुन बढ़ चढ़कर खाने की डिशेज मंगाने लगे। अरे यार, खाकर तो देख, कितना लजीज खाना है। तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे विक्रांत। बस मैंने जितना खाना था खा लिया और नहीं खा सकता। वाह, आज तो अरसे बाद इतना बढ़िया खाना भरपेट मिला। यहाँ का खाना तो फेमस है। सागर और अर्जुन ने जमकर खाना खाया। सागर भाई, खाने के बाद मीठा ना खाया जाए तो मज़ा नहीं आता। इतना बढ़िया खाना खिलाए हो तो एक एक गुलाब जामुन और कुल्फ़ी तो हो जाए। अर्जुन ने सागर को आंख मारते हुए कहा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें।
वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और अपना एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।